नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस। 21 मार्च को बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो के लिए राज्य के लोगों से मांगे थे सुझाव। पहले चरण के मतदान से पहले ममता ने की अदला बदली, 4 सीटों पर बदले उम्मीदवार। सीआरपीएफ के महानिदेशक ने दी जानकारी, बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैनात होंगी केंद्रीय बलों की 725 कंपनियां। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर टीएमसी भी पहुंची दिल्ली, चुनाव आयोग से की मुलाकात। और पीएम मोदी पर फिर बरसी ममता, बंगाल की जनता से की बीजेपी की विदाई की मांग। रुक करते हैं पहली खबर का। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आगामी 21 मार्च को घोषणा पत्र लॉन्च करने जा रही है। पार्टी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी करेगी। खास बात यहां पर यह है कि बीते बुधवार को ही राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। टीएमसी ने राज्य के सभी परिवारों को कमाई का भरोसा दिया है। बीजेपी ने कुछ हफ्तों पहले राज्य में घोषणा पत्र तैयार करने के लिए एक अभियान चलाया था। डॉक्टर साहब, टीएमसी की काट के लिए अमित शाह कौन सा दाव खेलेंगे? देखिए, 2-3 बातें जो आ रही है खबर बीजेपी के सोर्सेस से कि इसमें जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये लोग खेलने वाले हैं कि चूंकि ममता बनर्जी ने ये कहा कि बंगाल को बंगाल की बेटी ही चाहिए, तो उसके उस पूरे जवाब के लिए मैनिफेस्टो के अंदर भारतीय जनता पार्टी वुमेन रिजर्वेशन की बात अपने मैनिफेस्टो में करने वाली है। मतलब ये कि वो सरकारी नौकरी और हर जगह महिलाओं को, लड़कियों को वो नौकरी में रिजर्वेशन देगी, इंस्टीट्यूशंस में, पढ़ाई लिखाई में उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा कि भाई जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो मुद्दा है उसमें वो बाकायदा आगे चले जाएंगे। उसके अलावा रोजगार से लेकर के कई सारे जो सपने जो लगातार आप प्रधानमंत्री के मुंह से सुन रहे होंगे, या फिर अमित शाह अपनी रैलियों में कहते हैं कि किस तरीके से तमाम ये जो भ्रष्टाचार, ये टोलाबाजी, ये जो सिंडिकेट है, इसका सफाया किया जाएगा, किस तरह से निवेश लाया जाएगा। एक सोनार बांग्ला बनाने का पूरा प्लान बीजेपी के मैनिफेस्टो में दिखाया जाएगा। लेकिन इससे भी जो बड़ी बात कि मैनिफेस्टो निकालने के बाद से अमित शाह अगले 7 दिन तक वहाँ पे रैली करने वाले हैं, ताबड़तोड़ अलग अलग जगहों पे जाकर के वो रैलियाँ करेंगे। तो एक जिस तरीके से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बीजेपी के लिए माहौल तो बना ही हुआ है, लेकिन उसको किस तरीके से और भी फैलाया जाए, इसके पीछे ये मैनिफेस्टो और अमित शाह की रैली, उसके जरिए ये लोग वोट मांगने की कोशिश करेंगे। जी, तो एक तरफ ममता अपने घोषणा पत्र से लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ममता से एक कदम आगे निकलकर जनता के सुझावों को ही घोषणा पत्र का रूप देने जा रही है। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच भाजपा द्वारा अंतिम 5 चरणों के लिए 157 प्रत्याशियों की सूची जारी करने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को बदल दिया है। पार्टी ने यह फैसला राज्य में 27 मार्च को होने वाले पहले चरण की वोटिंग से पहले किया है। तृणमूल ने उत्तर 24 परगना जिले के 2 कैंडिडेट्स और नादिया और बीरभूम जिले के एक कैंडिडेट को बदला है। डॉक्टर साहब, ममता ने पहले जल्दबाजी की और फिर कैंडिडेट्स की अदला बदली कर रही है। देखिए, ये हर पॉलिटिकल पार्टी रीथिंकिंग में जाती है, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है कि आपने अपना कैंडिडेट जो है, सामने वाले के कैंडिडेट्स को देख करके आपने बदल दिया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बंगाल चुनाव में जिस तरीके से ये ममता बनर्जी दंभ भर रही हैं, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ये कह रहे थे कि बीजेपी को डबल डिजिट से क्रॉस नहीं कर पाएगी, ऐसे माहौल में अगर आप बीजेपी की लिस्ट आने के बाद या सिचुएशन बदलने के बाद आप अपने उम्मीदवारों को बदलना शुरू करते हैं, ये अपने आप में ये बताता है कि आप जितनी बातें, जो दावे, जो दंभ भर रहे हैं, वो सच्चाई नहीं है।
आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं और आप रीथिंकिंग कर रहे हैं, आपको बीजेपी से डर लग रहा है, इस वजह से ये इस तरह की बातें, इस तरह की स्ट्रेटजी और लास्ट मोमेंट में आप इस तरह का बदलाव कर रहे हैं। तो ये एक तरह से मानिए कि एक संकेत है कि टीएमसी को ये लग रहा है कि बीजेपी को इस बार लाइटली नहीं लिया जा सकता, वो जीतने की पोजीशन में आ चुकी है बीजेपी, और इसलिए वो लास्ट मोमेंट में इस तरह की तब्दीलियां कर रही है। जी, तो ममता अपनी विरोधी पार्टी बीजेपी को देखते हुए अपने चुनावी गणित का बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं। अब बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रीय बलों की 725 कंपनियां तैनात की जाएंगी। सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कुल 725 कंपनीज को बंगाल में तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रत्येक कंपनी की परिचालन शक्ति 72 टुकड़ी है। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि 495 कंपनियां पहले से ही राज्य में तैनात की जा चुकी हैं। डॉक्टर साहब, क्या इस तैनाती के बाद बंगाल की जनता पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगी, गारंटी मिल जाएगी? देखिए, ये सारे जो एक फेज के अंदर 30 सीट के आसपास, किसी में 35, किसी में 40 है, तो पहले 2 फेज में 30-30 सीटें हैं, तो उसके लिए तो काफ़ी संख्या है। अगर ये इन सारे लोगों को लगाया जा रहा है फर्स्ट फेज के चुनाव में 30 कंस्टिट्यूंसी के अंदर, तो ये मोर देन सफिशिएंट है कि जो न्यूसेंस है वो जो है वहाँ पे ये लोग क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और तो और दूसरी जो सबसे अहम बात है कि इसमें जो लोकल पुलिस है उसका इंटरफेरेंस बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाएगा। पोलिंग बूथ के अंदर लोकल पुलिस को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि चूँकि ये सीआरपीएफ वाले कोई बंगाल के नहीं होंगे, कोई तमिलनाडु का होगा, कोई केरल का होगा, कोई बिहार का होगा, देश भर से लोग इसमें इस टुकड़ी में होते हैं। उनको वहाँ के लोकल राजनीति से कुछ लेना देना नहीं होता है और उनको एक साफ सुथरा चुनाव कंडक्ट कराने का आदेश दिया हुआ होता है और उसके लिए उनको अधिकार मिले होते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी जो संख्या है वो पर्याप्त है, बशर्ते इनको सही ढंग से डिप्लॉय किया जाए, सही ढंग से इसका इस्तेमाल किया जाए, तो बंगाल में एक साफ सुथरा चुनाव दुनिया देख पाएगी। जी, तो बंगाल की कानून व्यवस्था की धज्जियां इस कदर उड़ रही हैं कि सुरक्षा बल की टुकड़ियां भी कम पड़ती जा रही हैं। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। एक तरफ चुनाव आयोग बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने को लेकर प्रतिबद्ध है, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का संसदीय प्रतिनिधिमंडल इसी मांग को लेकर खुद ही दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए पहुंच गया। तृणमूल संसदीय प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय, महुआ मोइत्रा और यशवंत सिन्हा मौजूद थे। डॉक्टर साहब, ये तो वही वाली बात हो गई कि खुद चोर ही चोरी का मामला लेकर थाने पहुंच जाए। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि ये तो सारा जो उद्दंडता है चुनाव के दौरान ये तो टीएमसी करती है। और ये लोग जो गए हैं कि बिल्कुल एक फ्री एंड फेयर चुनाव हो, उसके पीछे का लॉजिक आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये लोग वहाँ जाकर के कह रहे हैं कि जो लोकल पुलिस को जो बाहर किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। ये जो बाहर से जो टुकड़ियाँ आएंगी वो लोकल सिचुएशंस को ठीक से पहचान नहीं पाएंगी, इसलिए स्थानीय पुलिस वालों को भी पोलिंग बूथ के अंदर घुसने दिया जाए ताकि वो वहाँ का लैंग्वेज समझ सकेंगे, बातचीत। ये एक तरह का दबाव दिया जा रहा है, जिस चीज़ को लेके इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुकी है कि लोकल पुलिस वाले ये टीएमसी की कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको पोलिंग बूथ के आसपास भी फटकने नहीं दिया जाएगा। और यही दर्द टीएमसी को बहुत ज़्यादा, उसको कह सकते हैं कि कष्ट पहुँचा रहा है। और इस वजह से ये लोग साफ सुथरा चुनाव के बहाने इलेक्शन कमीशन पे ये दबाव देने जा रहे हैं कि वहाँ पे कम से कम लोकल पुलिस को जो है आप अंदर घुसने दिया जाए। तो इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि बीजेपी के लोग भी वहाँ गए थे इसी के पास, और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो डिप्लॉयमेंट होगा, जो सीआरपीएफ, जो सेंट्रल फोर्सेस वहाँ पे लगाई जाएंगी, इसका डिप्लॉयमेंट करने का जो अधिकार जो है वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी जो टीएमसी के बड़े नज़दीक हैं उसके अधिकार क्षेत्र से उनको बाहर किया जाए, और जो सीआरपीएफ के पुलिस वाले हैं वही ऑब्जर्वर्स के साथ मिलकर, रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिलकर के वो अपनी स्ट्रेटजी बना करके शांति व्यवस्था कायम करें। तो ये दो अलग अलग अप्रोच है। इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है कि आगे इसमें क्या फैसला लेते हैं।
जी, तो तृणमूल कांग्रेस जिस शिकायत को लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंचा, तो चुनाव आयोग भी इस सोच में पड़ जाएगा कि कुछ बोलूं या फिर चुप रहूं। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पूर्वी मिदनापुर में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और यहां तक कहा कि वो पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहती हैं। ममता ने लोगों से अपील की कि भाजपा को वोट ना देकर विदा कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को वोट देने का मतलब विनाश और तृणमूल को वोट देने का मतलब विकास। ममता बनर्जी ने कहा, हम दंगा, लुटेरा, दुर्योधन और दुशासन, मीर जाफर नहीं चाहते हैं। डॉक्टर साहब, जिन शब्दों का ममता ने इस्तेमाल किया वो सब तो तृणमूल के पर्याय हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी बिल्कुल ही बौखला गई हैं। उनको लग रहा है कि स्थिति जो है उनके नियंत्रण में नहीं है। देखिए, लास्ट मोमेंट में वो उम्मीदवार को बदल रही हैं। इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के उनकी पार्टी गुहार लगा रही है कि लोकल पुलिस को कम से कम जो आप ड्यूटी को दें, ड्यूटी पे लगाएं, उनको पोलिंग बूथ के अंदर जहां वोटिंग होती है वहां पुलिस वाले को अंदर जाने दें। ये इस तरह से गिड़गिड़ाया जा रहा है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे रही हैं, वो बीजेपी को गालियां दे रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि जिस तरीके से बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है, जिस तरीके से कैंपेन हो रहा है और जितना रिस्पांस बीजेपी को मिल रहा है, उससे ममता बनर्जी बिल्कुल ही अंदर से हिली हुई है। इसलिए उनके जो बोल हैं वो फिसल जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी को कोई मीर जाफर कहे, ये तो बताता है कि उसका मेंटल स्टेट क्या है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी इस बात को भूल रही हैं कि विदाई उसी पार्टी की होती है जो वर्तमान में सत्ता पर काबिज हो। बंगाल की बेटी तो ममता है। लंबे समय तक वो बंगाल पर अपना अधिकार जता भी चुकी हैं। विदाई तो अब उनकी बनती है और जाहिर है इस विदाई में आंसू भी छलकेंगे। एक तरफ ममता के दुख के आंसू तो दूसरी तरफ बंगाल के लोगों के खुशी के आंसू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।